जय श्री महाकाल दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है कि आज 1 जनवरी 2024 है, तो सबसे पहले सभी मित्रों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। चलो आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक, जिसका नाम है रस। रस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका उपयोग हम क्लास 6 से लेकर 12th तक एवं आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब उपयोग होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम रस के परिभाषा और रस के अंग के प्रकार, रस के जितने अंग हैं उनकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। क्या है रस का शाब्दिक अर्थ? आनंद। आपको ध्यान होना चाहिए, हमेशा याद रखना कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। अब देखते हैं रस की परिभाषा क्या होती है। रस की परिभाषा होती है किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से। हमारे साथ बोलो। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो आपको पता है ना कि आनंद की अनुभूति को ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा लिखते हैं। किसी काव्य को, साथ में बोला करो, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद, क्या बोलेंगे? दर्शक को किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। ठीक है ना। तो रस की परिभाषा आपको यह भी पता होना चाहिए कि पढ़ने वाला क्या कहलाता है? पाठक, सुनने वाला श्रोता और देखने वाला दर्शक। तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो आपको याद हो जानी चाहिए रस की परिभाषा कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अपन रस कहते हैं। ठीक है ना। रस की निष्पत्ति और देखेंगे कैसे होती है। रस की निष्पत्ति, चल समझो। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति है, उन्होंने रस की परिभाषा दी है। आचार्य, क्या लिखेंगे? आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार देखेंगे आचार्य भरत मुनि ने कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है ना। उन्होंने दी है परिभाषा व्यभानुभाव, व्यभानुभाव, ठीक है ना, व्यभानुभाव, व्यभिचारी, व्यभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति, संयोगात रस निष्पत्ति। मतलब आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति के लिए कहा है। इसका अर्थ होता है अर्थात सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जब, क्या बोलेंगे? सहृदय के हृदय में जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव, क्या स्थायी भाव का संयोग, क्या बोलेंगे? जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से होता है, संचारी भाव से होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। कै की निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि जब
क्या स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ होता है, तब क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे रस के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं रस के अंग। अंग या अंग को ही बोलते अवयव, क्या बोलते, अवयव। ठीक है ना। तो रस के कौन कौन से अवयव या अंग होते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि अंग और प्रकार में अंतर होता है। प्रकार कहलाते हैं कि उसके कौन कौन से प्रकार हैं, भेद। ठीक है ना। अवयव क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। पहला होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है आपका क्या, संचारी भाव। चौथा क्या होता है, संचारी भाव। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलो अब हम देखते हैं रस के 4 अंगों को क्रमशः पढ़ते हैं, उनकी परिभाषाएं और क्या क्या उनके प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, सबका अध्ययन करते हैं। चलो, आपको जैसा कि हमने बताया था कि रस का पहला अंग होता है स्थायी भाव। क्या होता है, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव की परिभाषा होती है, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा का क्या है, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थायी भाव मतलब जो भाव स्थायी होते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, इन्हीं की संख्या कितनी है, 10 है। इन्हीं की संख्या 10 है। स्थायी भाव की कोई संख्या पूछे तो कितनी है, 10 है। ठीक है ना। अब देखते हैं विभाव। दूसरे नंबर पर क्या था, विभाव। विभाव की परिभाषा है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या बोलेंगे, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है ना। स्थायी भाव के उत्पन्न होने मतलब जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव के बाद क्या है, अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा क्या है, सहृदय की शारीरिक चेष्टाओं को क्या बोलेंगे, सहृदय की शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ठीक है ना। चलो, अब अनुभाव की बात क्या था, संचारी भाव। क्या था, संचारी भाव। समझते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते थे। ठीक है ना। और संचारी भाव है सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से, अस्थायी मनोभावों को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है ना। जो अस्थायी होते हैं इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 33 है। कितनी है, 33 है। जैसे देखते हैं अपन, जैसे कौन कौन होते हैं, जैसे शंका हो गया, गिलानी। ठीक है, शंका, गिलानी, और क्या होता, चिंता और आलस्य।
अब थोड़ी अच्छी तरीके से अपन चारों अंगों को समझते हैं, जैसे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। ठीक है ना। चारों अंगों को किस तरह हम समझेंगे, जैसे आप एक एग्जाम्पल लो कि कोई जंगल में जा रहा है। यदि कोई जंगल में जा रहा है तो वह शेर को देखकर क्या डरेगा, क्या करेगा, शेर को देखकर डरेगा। तो देखो इधर स्थायी रूप से जो भाव विद्यमान है, शेर को देखा तो स्थायी हो गया, मतलब वह आदमी डर गया। क्या डर गया, तो डरना क्या हो गया, स्थायी भाव। ठीक है। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव मतलब डरा क्यों वह इसलिए डरा क्योंकि उसने शेर को देखा, तो शेर को देखना एक प्रकार से क्या हो गया, विभाव। अनुभव क्या होता है, शारीरिक चेष्टाएं। यदि वह डरेगा तो कपेगा, कपेगा मतलब हिलेगा, हिलेगा मतलब शरीर का इस्तेमाल करेगा ना, तो शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभव। और संचारी भाव, उसके अंतर क्या, शंका आएगी कि मतलब ऐसा नहीं कि यह शेर हमको खा जाए, और यह कुछ देर के लिए आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से, थोड़ी देर में मन में आएगा कि हम शेर को भगा देंगे या हम भाग जाएं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो संचारी भाव होते हैं वे अस्थिर होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है ना। चलो अब हम स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर समझते हैं। यह अंतर विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं स्थायी भाव। ठीक है, मनोगत स्थिर भावों को स्थायी भाव कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, संचारी भाव में मनोगत अस्थिर भावों को, कैसे, अस्थिर भावों को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं अपन, स्थायी भाव की संख्या कितनी है, अभी पढ़ाया ना आपको कि स्थायी भाव की संख्या मतलब कितनी है, 10। इनकी संख्या कितनी है, 10 है। और संचारी भाव की संख्या, इनकी संख्या कितनी है, संचारी भाव की संख्या 33 है। कितनी है, 33। ठीक है ना। और समझते हैं। ठीक है। तीसरा देखते, स्थायी भाव, स्थायी भाव अधिक समय तक रहते हैं, अधिक समय तक रहते हैं, जबकि संचारी भाव कम समय तक रहते हैं। संचारी भाव कम समय तक रहते हैं, कम समय तक रहते हैं। ठीक है ना। मतलब अस्थिर हैं तो कम समय तक तो रहेंगे ही। ठीक है ना। और देखते चौथा देखते, एक रस का एक स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव होता है, मतलब प्रत्येक रस का क्या, एक स्थायी भाव होता है, जबकि एक रस के कई संचारी भाव होते हैं। एक रस के कई संचारी भाव होते हैं। ठीक है ना। एक रस के अनेक संचारी भाव हो सकते हैं। पांचवा और देखते, जैसे इसमें क्या है, रति, हास्य और क्या बोलते हैं, डर यानी भय, डर आदि, ये स्थायी भाव हैं। और अस्थायी भाव यानी संचारी भाव कौन कौन से हैं, जैसे अभी बताया ना, शंका, गिलानी आदि, ये आपके कौन से भाव हैं, संचारी भाव हैं। तो ये 5 अंतर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगली वीडियो में हम रस के प्रकार एवं पूरे प्रकारों के उदाहरण समझेंगे टिकों के माध्यम से। ठीक है ना। अच्छे से याद कर लेना आप क्या क्या अभी पढ़ा आपने, किस रस की परिभाषा, भरत मुनि के अनुसार परिभाषा, और रस के प्रमुख मतलब चारों अंगों को पढ़ लिया है।